स्वागत है आपका गोविंदम बायोलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद, इसकी संरचना और इनका विकास। नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट, इसकी स्ट्रक्चर एंड इनका जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होता है। जो फर्स्ट वाला वीडियो था इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था इसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि एक जो पुष्प है वो आवर्तबीजी पादपों में, मतलब जो आवर्तबीजी पादप है, जो पुष्पी पादप है, उनका जो पुष्प वाला जो भाग है वो उनका लैंगिक भाग होता है। पुष्प क्या होता है? लैंगिक भाग होता है। पुष्प को छोड़ के बाकी वाले जो भाग है वो होते हैं उसके कायिक भाग। पुष्प लैंगिक भाग क्यों होता है? क्योंकि पुष्प के अंदर नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पाया जाता है एंड्रोसियम, जिन्हें आप हिंदी में बोल देते हो पुमंग, और मादा जननांग के रूप में पाया जाता है गाइनोसियम। मादा जननांग के रूप में क्या पाया जाता है? गाइनोसियम, जिसे आप बोल देते हो जायांग। तो पुष्प में नर जननांग के रूप में हो गया पुमंग और मादा जननांग के रूप में क्या हो गया? जायांग। तो पुष्प में ये सब नर जननांग में पाए जा रहे हैं और मादा जननांग में लैंगिक अंग पाए जा रहे हैं। यही कारण है कि पुष्प को हम क्या बोल देते हैं? लैंगिक अंग बोल देते हैं। दूसरी बात कि जब हमने पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़ी थी फर्स्ट लेसन के अंदर, तो यह बात हमने की थी कि साहब जो पुष्प है एक रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह क्यों बोला था? क्योंकि ये जमीन से ऊपर वायवीय भाग है। दूसरा बात, जो वायवीय भाग में जो उसका जो तना वाला पार्ट है वहां पे जो पर्व संधियां पाई जा रही है, उन पर्व संधियों से कलिकाएं निकलती है, पर्णे बोल सकते हो आप इनको। ये कलिकाएं ही आगे जाकर के बाह्य दलपुंज, तलपुंज, पुमंग और जायांग का निर्माण करती है, और ये चारों मिलकर इसका निर्माण करते हैं, पुष्प का निर्माण करते हैं। ये यही कारण है कि हम पुष्प को क्या बोल देते हैं? रूपांतरित प्ररोह। भौतिकी साफ प्ररोह है वो है उसका पर्णों का ही रूपांतरण है, तो ये हम बोल देते हैं इसको। ये आगे हम यदि बात करें कि इस चैप्टर के अंदर, देखिए इस चैप्टर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कि आधे चैप्टर में तो हम ये पढ़ लेंगे सब मेल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, मतलब नर जननांग है वो कौन कौन से हैं, उनकी संरचना कैसी होती है और उनकी कार्यविधि कैसी होती है। ये आधा जो पार्ट है हम उसमें ये पढ़ सकते हैं कि एक पुष्प में मादा जननांग जो है जायांग है, उनकी संरचना कैसी होती है, उससे संबंधित कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स कैसे कार्य करें, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, मतलब डेवलपमेंट किस प्रकार से है। ये तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो नर जननांग है, एक पुष्प में जो नर जननांग है उसके बारे में पढ़ेंगे। नर जननांग के रूप में यह बात हो चुकी है कि सब पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पाया जाता है पुमंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन एंड्रोसियम। एक पुष्प में जितने भी जो पुमंग है, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि जो पुमंग है उसकी एक इकाई कहलाती है पुंकेसर। पुष्प के नर जननांग कौन है? पुमंग, और पुमंग की एक इकाई को हम क्या बोल देते हैं? पुंकेसर, स्टामेन। पुंकेसर या स्टामेन। इस पुंकेसर का एक नाम और भी है, लघु बीजाणु पर्ण। क्या बोलते हैं इसको? लघु बीजाणु पर्ण, कि वो संरचना जिसके ऊपर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु निर्मुख होते हैं ये, कि वो संरचना जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरेंजियोफिल। तो पुंकेसर बोल दो चाहे लघु बीजाणु पर्ण बोल दो, स्टामेन या माइक्रोस्पोरेंजियोफिल। तो सबसे पहले एक बार जब नर जननांग पढ़ रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं कि सब ये जो पुंकेसर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए ये जो पुंकेसर है, ये जो पुंकेसर है ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये है पुंकेसर साहब। ये एक पुष्प में ये जो स्ट्रक्चर ये कैसी है? ये पुंकेसर की स्ट्रक्चर है। ये पुंकेसर जो होता है वो नर जननांग है, पुमंग की क्या है? एक इकाई है। इसकी संरचना को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं, या फिर जो पुंकेसर है उसकी जो संरचना है उसमें मुख्य तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है जो गुंडीनुमा है, थोड़ा सा गोल सा है, गोल भी नहीं बोल सकते पूरे में, थोड़ा एक ये किडनी शेप के अंदर हो गया ये। बाकी सब में से अलग अलग होती है, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर बताइए वो बताइए कि ये जो गुंडीनुमा भाग है ये, और जो सबसे ऊपर की साइड में भाग है इसको हम बोल देते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश, एंथर। पुंकेसर का जो सबसे टॉप वाला पार्ट है जो गुंडीनुमा है उसे हम बोलते हैं परागकोश। इसकी देख लीजिए थोड़ा इसके बारे में पहले कि सब पहली बात तो ये कि ये पुंकेसर में सबसे टॉप पे पाया जाता है, बिल्कुल शीर्ष पे पाया जाता है। ये गुंडीनुमा संरचना है ये, और ये है जनन क्षम संरचना है। जनन क्षम,
मतलब फर्टाइल स्ट्रक्चर है ये, फर्टाइल स्ट्रक्चर। क्यों है ये फर्टाइल स्ट्रक्चर? क्यों? क्योंकि इसी परागकोश के अंदर नर युग्मक पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कणों का, परागकण, पोलन ग्रेन्स। पराग कोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मक होते हैं। परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक, मेल गैमेट्स होते हैं। ये जो परागकण है, नर युग्मक है, ये हैप्लॉइड अवस्था में होते हैं, अगुणित अवस्था में होते हैं ये। और देखिए आगे, तो इस प्रकार से ये जो परागकोश है कि साहब पुंकेसर का जो सबसे टॉप वाला पार्ट है जो गुड्डिनों भाग है, वो कौन सा हो गया? उसे एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। परागकोश है वो एक जनन संरचना है, फर्टाइल स्ट्रक्चर है, उर्वर होती है ये। इसके अंदर पराग कणों का, पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। पराग कणों का दूसरा जो नाम है, आप इनको लघु बीजाणु भी बोल सकते हो, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स। ये जो परागकण है यही नर युग्मक है। यही क्या है? नर युग्मक। इसका मतलब ये हो गया कि नरजनांग में, नरजनांग हो गया जायांग, नरजनांग हो गया पुमंग, पुमंग की एक हो गई पुंकेसर। तो नरजनांग, नरजनांग में कौन बनेंगे? नर युग्मक। नर युग्मक कौन हो गए? परागकण या लघु बीजाणु हो गए। और ये कैसे होते हैं? ये अगुणित स्ट्रक्चर है। ये कैसे स्ट्रक्चर है? ये अगुणित संरचनाएं हैं। तो फिलहाल परागकोश में यही इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे वाला जो वीडियो बनेगा वो पूरा इन्हीं पे डिपेंड होगा एक तरीके से। तो फिलहाल यहीं तक छोड़ते हैं इसको पे। परागकोश से नीचे का जो हिस्सा है, जो आपको तंतुनुमा संरचना के रूप में दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं उसको? पुतंतु, फिलामेंट, पुतंतु, फिलामेंट। ये जो पुतंतु है ये एक लंबी धागीनुमा संरचना है, बंद संरचना है। इसका जनन में डायरेक्टली कोई भाग नहीं है। ये केवल इसका इतना ही काम है कि ये जो पुतंतु है ये इस परागकोश को धारण करने का काम करता है। क्या करता है? धारण करने का काम करते हैं। कहां पे लगे होते हैं ये? कि ये जो पूरा पुंकेसर है, ये जो एक पुष्प है उसके जो जायांग है और जो दलपुंज है, जायांग और दलपुंज, उनके बीच में लगा होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए जायांग साहब और यहां से दलपुंज लगेगा। ये जायांग ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी अपन ने, ये दलपुंज और ये जायांग, और यहां पे क्या लगे होते हैं? यहां पे ये होते हैं पुंकेसर। तो पुतंतु क्या काम कर रहा है? पुतंतु का एक ही काम है कि साहब ये परागकोश को धारण करने का काम करता है। जितना लंबा पुतंतु होगा, जितना लंबा पुतंतु होगा तो परागकोश उस अगर लंबा होगा तो परागकोश क्या होगा? पुष्प बाहर निकला होगा, और यदि छोटा होगा तो क्या होगा? बिल्कुल अंदर की साइड में होगा। तो ये बंध्य संरचना है, डायरेक्टली इसका कोई रोल नहीं, केवल ये परागकोश को धारण करने का काम करता है। जो तीसरी स्ट्रक्चर है वो है कि इस परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाली ये जो बीच की संरचना है, इस जगह के ऊपर ये जो संरचना है, यहां पे होता क्या है कि एक्चुअली यहां पे संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, जो मिलकर के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? योजी या कनेक्टिव, योजी या कनेक्टिव, ये संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं कि पुतंतु और परागकोश को ये जोड़े रखने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो परागकोश की जो पालियां हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, इनको जोड़ने का काम भी कौन करता है? ये योजी ही करता है। तो इस प्रकार से एक जो पुंकेसर है उसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकण है जो नरयुग्मक है, एक नरजननांग में जो नरयुग्मों का निर्माण होता है वो कहां पे होता है? परागकोश के अंदर ही होता है। चाहे आप परागकण बोल दो उनको, चाहे आप उन्हें लघु बीजाणु बोल दो। अब आगे देखिए, एक बार इसे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसकी टीएस काट के भी देखते हैं। देखिए, हम ये बात पहले कर चुके हैं कि अगर हमें किसी भी पादप अंग की आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यदि हमें उसका अध्ययन करना है तो हमें उसका सेक्शन काटना पड़ता है, काट काटनी पड़ती है। और जो सेक्शन काटा जाता है वो 2 प्रकार से काटते हैं, एक तो होता है टीएस और दूसरा होता है एलएस। टीएस का मतलब हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन, अनुप्रस्थ काट, आडी काट, क्या बोलते हैं उसको? आडी काट। जैसे ये है साहब, इससे हमें ब्लेड के साथ है, चाकू के साथ है, इसको बिल्कुल ऐसे काटो, ये सीधी है, देखिए ये आड़ी काट है, ये टीएस है। ये एक होता है लंबवत, बिल्कुल खड़ी काट, जैसे आप ऐसे काट रहे हो फिर ऐसे करके देख लिया आपने, तो ये क्या हो गई? लंबवत काट। तो हमें ये जो परागकोश है
इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी टीएस काटनी पड़ती है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, या फिर आप बोल दो आडी काट बोल दो, या फिर बोल दो अनुप्रस्थ काट काटनी पड़ती है। जब आप इसकी अनुप्रस्थ काट काटोगे, जब आप इसके अनुप्रस्थ काट काटोगे तो इसके अंदर जो है वो आपको दिखाई देगा। मान लीजिए ये पराकोष है, ये क्या है, इतना लंबा पराकोष, मुझे क्या काटनी है, मुझे इसकी टीएस काटनी है। तो मैंने ब्लेड पकड़ी और उसको मैंने क्या कर दिया, यहां से काट दिया, टुकड़े मैंने यहां से 2-3 टुकड़े काट लिए। अब जो एक टुकड़ा है, जो टुकड़े है, इसको उठाया, अपने माइक्रोस्कोप पे क्या है लगाया, और ऊपर से यू देख रहा हूं मैं ये, तो क्या हो जाए, अंदर का सामान इसका जो भी है वो दिख जाएगा। देखिए ये पराकोष है, मैं कैसे काट रहा हूं इसको, इस प्रकार से काट रहा हूं इसको मैं यहां से, ये लो साहब, ये मैंने काट दिया यहां से। अब क्या करो, मतलब ये मैंने कैसे काटा, देखो ऐसे काटा ना मैंने ये, तो ये क्या हो गया, ये आडी काट है, ये आडा काटा मैंने, टीएस काटी मैंने ये। अब जो ऊपर वाला उसका है, इसको तो साइड में रखो, इसको तो आप रह गया क्या अपने पास में, केवल इतना रह गया ये। अब देखो कैसे इसको आप ये जो इसके और टुकड़े काटो और उसको टुकड़े को आप ऐसे कैसे उठाओ। अपने जो माइक्रोस्कोप है, जैसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, ये इसका स्टैंड है, आप इस टुकड़े को ऐसे कैसे उठाओ, यहां पे रखो और ऊपर से इसको आप देखो। तो देखिए ये है एक तरीके से, इसको देखिए आप ये डिटेल से इसमें, कि जब आपने पराकोष की टीएस काट ली तो देखिए ये आपके सामने इस प्रकार से आएगा डायग्राम। ये है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो है ये ऊपर का हिस्सा है वो हमने साइड में रख दिया, फेंक दिया उसको। ये है नीचे, ये जो है ये हो गया पूतंतु, क्या हो गया ये, पूतंतु, फिलामेंट हो गया ये, और ये कट के आपके सामने ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। अब इस स्ट्रक्चर में आपको देखने क्या है, वैसे देखिए पराकोष का जो आप जब टीएस काटते हो तो आपको इसमें 2 पालियां दिखाई दे रही है पराकोष में। कितनी पालियां दिखाई दे रही है, 2 पालियां। कौन कौन सी, एक पाली तो ये हो गई और दूसरी पाली ये हो गई, ये हो गई फर्स्ट पाली और ये हो गई सेकंड पाली। यही बोलते हैं कि साहब पराकोष है वो कैसी है, 2 पालियों में बटी हुई संरचना है। तो देखिए कौन सी होगी संरचना, अगर मैं इसको इस प्रकार से लूं मैं, तो देखिए एक पाली ये हो गई और एक पाली ये होगी। कितनी पालियां हो गई, 2 पालियां हो गई यहाँ पे के। और यहाँ पे क्या पाया जाए, ये क्या है यहाँ पे पाया जा रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू, जो आप यहाँ पे जोड़ रहे हो ना, ये कहां पे है, ये है कनेक्टिव टिश्यूज ये। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है, इसके जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग क्लो के पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार से ये जो पराकोष की जो संरचना है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी अलग अलग कुलों के अंदर इसकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती है। ये हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो समझाया है, ये एक नॉर्मल कंडीशन बताई है हमने कि साहब नॉर्मल कैसे हो सकता है समझने के हिसाब से। तो यदि आपने इसकी क्या करो, आपको यदि आपको इस पराकोष की अंदर की स्ट्रक्चर देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीएस काटना पड़ेगा। तो टीएस कैसे काटी आपने, इस प्रकार से काटी। जब आपने टीएस काट तो आपको दिखाई क्या दिया कि साहब जो पराकोष है वो 2 पालियों में बटी हुई संरचना है। ये है एक पाली और ये हो गई दूसरी पाली, और ये आ गया योजी। ये कौन सा भाग आ गया इसका, योजी कनेक्टिव, ये हो गया योजी। और ये क्या हो गया, पराकोष की पालियां हो गई है। पराकोष कितने पालियां बटा होता है, ये हो गई साहब फर्स्ट पाली और ये हो गई इसकी सेकंड पाली। अब ये जो पराकोष की संरचना है कि साहब इसमें क्या पाया जाता है, ये अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। ये तो आप सबसे पहले एक बार इसको, ये जो वीडियो है मेरा, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ सके इस चीज को।